I hope you can hear me clearly and loudly and you can see my screen. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Well, for next, good morning. For next 3 hours, we'll be having discussions on few topics from unit number 3. Before getting into my discussions, I just wish to clear, I'll be using a combination of two languages, Hindi and English, for delivering my talk because I think understanding is more important than my command over language. We'll be having discussions on Unit 3 today with two sets of objectives in minds. The first one is आपको मेरा लेक्चर सुन के ये चीज़ें समझनी है और आप सबको एग्जाम लिखनी है और वो क्रैक भी करनी है. तो ऑफ कोर्स मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आई शुड फैसिलिटेट यू रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स व्हिच हैव बीन assigned to me so that you can understand it lucidly and you should be able to write and crack your exams successfully. Then second objective is of course हम सब लोग PhD कर रहे हैं और मुझे जो टॉपिक्स असाइन हुए हैं यूनिट 3 के उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट की सकता है. कुछ रिसर्च स्कॉलर सर्वे प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो उसमें मैं अगर कुछ आपको इनपुट दे पाऊँ सो दैट आपके PhD के प्रोजेक्ट की क्वालिटी एनहांस हो सके और आपका काम जो है थोड़ा बेहतर हो सके, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मेरे माइंड में. चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. जैसे आप टॉपिक देख रहे हो जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, डिजाइनिंग क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स, यूनिट 3 का. ये आपका करिकुलम है. यू मस्ट बी हैविंग ए कॉपी ऑफ करिकुलम विद यू. और यूनिट 3 की बात हो रही है और अभी मेरे पास 3 घंटे का सेशन है. एक लगभग सवा डेढ़ घंटा डिस्कशन होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे सेशन 2. तो फिलहाल मैं सेशन 1 में फोकस कर रहा हूँ. ये जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए हैं, यूनिट 3 का टाइटल जो है वो है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. उसमें पहला पार्ट है प्राइमरी डेटा जिसमें डिजाइनिंग क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स ये लिखा हुआ है. उसके बाद फिर चेकिंग कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये पार्ट हम कल के सेशन में देखेंगे. और उसके बाद है आपका सेकेंडरी डेटा. इसमें हम लोगों को सोर्सेज देखने हैं सेकेंडरी डेटा के, जो जर्नल्स, मोनोग्राफ्स वगैरह वगैरह. तो अभी पहला डेढ़ घंटा मैं फोकस कर रहा हूँ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे, और आज का दूसरा सेशन जो होगा उसमें फोकस करेंगे इस चीज़ पे, डिजाइनिंग क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स. तो मैं मेरे डिस्कशन की शुरुआत कर रहा हूँ a contrast between primary and secondary data. ये फ्लो रहेगा आज के 3 घंटे के सेशन का, जिसमें सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा पे. उसके बाद जाएंगे मेजर सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा. तो पहला डेढ़ घंटा मैं इस पे बात करूंगा, ये दो टॉपिक्स पे. और आज का टी ब्रेक के बाद का जो दूसरा सेशन रहेगा उसमें मैं ये दो टॉपिक्स की बात करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चनर और शेड्यूल की एंड स्टेप्स इन डिजाइनिंग क्वेश्चनर. मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डेटा. तो साहब पेपर और पेन रेडी भी रखेंगे आप, थोड़ा मीनिंगफुल डिस्कशन करने जा रहे हैं. मैं शुरुआत कर रहा हूँ डेटा से, क्योंकि बात हो रही है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, तो उसके लिए हम लोगों को डेटा क्या है ये मालूम होना जरूरी है, और आपको मालूम भी होगा, बट जस्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर फ्लो. डेटा जैसे आपको मालूम है, योर एंटायर रिसर्च स्टडी रिवॉल्व्स अराउंड योर डेटा. डेटा के बिना रिसर्च कर नहीं सकते. दिस इज द pivot of your any research study, you can say. Data are the facts and figures. To put it in simple words, data are facts and figures that a research scholar generate while conducting his or her research study. रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने के 3 से 4 तरीके होते हैं, पर उसमें से जो मुख्य तरीके प्रैक्टिस में देखे जाते हैं, एक होते हैं सर्वे प्रोजेक्ट्स और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स. और सर्वे करते वक्त हम क्वेश्चनर एडमिनिस्टर करते हैं, और जो फील्ड इन रेस्पॉन्सेस आते हैं हमारे पास क्वेश्चनर फिलअप होने के बाद रेस्पॉन्डर्स की तरफ से, वो जो फील्ड इन फॉर्म्स है उसमें जो होता है उसको हम डेटा कहते हैं.
अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो हम लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपने कुछ रीडिंग्स रिकॉर्ड कर ली है। तो आपके पास जो रीडिंग्स रिकॉर्ड करके रखी है आपने एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करने के बाद, उसको हम डेटा कहते हैं। नथिंग न्यू अबाउट इट। डेटा अलग-अलग फॉर्म में शायद अवेलेबल हो सकता है। ये आपकी एक्सपेरिमेंटेशन की जो रीडिंग्स है, जो आपने रिकॉर्ड की है वो, या फिर सर्वे फॉर्म में जो रिस्पॉन्सेस आए हैं, टिक मार्क के फॉर्म में हो, या कोई न्यूमेरिकल डेटा आपके पास आया हो, या फिर रैंक ऑर्डर का डेटा आया हो, या प्योरली कभी-कभी टेक्स्ट डेटा भी हमारे पास आ जाता है। तो इन जनरल रेटिंग्स, रैंकिंग्स, टिक मार्क्स, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, ये इन सबको हम डेटा के फॉर्म्स कहते हैं। डेटा के कॉन्फ़िगरेशंस अगर आप देखते हो, डेटा कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन डिफरेंट वेज़। वन ऑफ द वेज़ इज़ ऑफ कोर्स द सोर्स, कि आपको डेटा कहाँ से मिल रहा है। So if you are taking into consideration the source from where you are gathering data, we're having a configuration as primary and secondary data. That is on cards for discussion now. Second configuration, possibly the form of data, what form you are having. So in this particular sense, we can talk about qualitative and quantitative data, but incidentally, it is not a part of my discussion for today's session. So we'll be focusing more on the configuration of data on the basis of sources from where you have gathered the data. So we have got two configurations, and आपको भी मालूम है कि डेटा हम गैदर करते हैं और the major responsibility of a research scholar is to transform this data into results. Visual explanation: you generally gather data either by conducting surveys or by performing experimentations in laboratory, or even field-based experimentations are also there. And over here we have got results, और जिसको हम फाइंडिंग्स कहते हैं। ओके, अभी हम रिसर्च करते हैं यानी क्या करते हैं? ऑफ कोर्स डेटा कलेक्शन इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज व्हिच वी कंडक्ट अंडर द हेड रिसर्च मेथोडोलॉजी, एंड आफ्टर गैदरिंग डेटा we try to convert data or transform data into results, and this is what is called as data processing, और इन दोनों के बीच में हम लोग जो परफॉर्म करते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और हम रिसर्च करते हैं यानी बेसिकली ये तीन मेजर एक्टिविटीज करते हैं। ओके, इससे पहले हमारा प्रिलिमिनरी डिसीजन, जिसमें हमारे टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन का सिलेक्शन, सैम्पलिंग को लेके आपके डिसीजन, ये सब पार्ट आपके प्रिलिमिनरी डिसीजंस में आता है। देन यू सिलेक्ट योर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, देन यू गैदर डेटा, and then subsequently you try to transform data into results with the help of your statistical softwares, you can say. And our stakeholders are more interested in our results. No one is interested in what data you have gathered. रादर जो डिस्कशंस होते हैं आपके वाइवा में, वो आपके रिजल्ट्स क्या आए हैं, आपके कंक्लूजन्स, इंटरप्रिटेशंस क्या आए हैं, इसके ऊपर चर्चा होती है, बिकॉज रिजल्ट्स आर अवेलेबल इन मोर मीनिंगफुल फॉर्म। रिजल्ट्स आर मोर meaningful to the different stakeholders of our research study. But at the same time, data are inherently available in raw form. Data जब gather होता है तो it is available in raw form, and then we need to convert raw data into meaningful results by performing statistical analysis. So this is what do actually we do when we conduct any research study. Now, data, जैसे हम बात कर रहे थे, data are of two types, primary and secondary. We're on to this one. What is primary data? Primary data is considered as your first hand data. और इसी को हम कहते हैं the original data.
इसका मतलब क्या है? इट इज फर्स्ट हैंड डेटा। जो डेटा आपने आपके रिसर्च स्टडी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए खुद गैदर किया हुआ है, उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा रिसर्च स्कॉलर खुद गैदर करता है। किस तरीके से? ऑफ कोर्स, एक तो सर्वे कंडक्ट करके या फिर एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करके। और इसलिए इस डेटा को इंपिरिकल डेटा भी कहते हैं। This data is considered as empirical data. And what is empirical? Empirical is evidence based. कि रिसर्च स्कॉलर ने अपने प्रोजेक्ट की रिसर्च प्रोजेक्ट की नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, और आपको आपके टाइटल से, ऑब्जेक्टिव से और हाइपोथेसिस से पता चल जाता है कि व्हाट डेटा यू टिपिकली रिक्वायर. So taking into consideration your data requirements, you select your data collection instrument, and then subsequently you gather data first hand. That data is considered as your primary data. Primary data is collected by the research scholar. It is self-collected. Okay, it is gathered by self. How it is gathered? Either by conducting surveys, or by performing experimentation, or conducting some interviews, or even observation method you may follow. ये कुछ तरीके हैं प्राइमरी डेटा गैदर करने के, and this data is available in raw form, and research scholar need to transform this raw data into meaningful results. Means after gathering primary data, you need to perform analysis so that you could derive some meaningful results. This is about your primary data. At the same time, we are having another configuration that is called as your secondary data. So one line definition of secondary data, it is readily available data. Readily available का मतलब है this data is readily available either in books, journals, magazines, internet, educational programs, conference proceedings, some reports, government gadgets, directives, etc. Some reports rather. ये कुछ सोर्सेस है आपके सेकेंडरी डेटा के कि दिस डेटा इज रेडीली अवेलेबल. Importantly, who gather this data? Research scholars generally don't gather this data. This data is gathered by someone else. Who is someone else? Someone else may be some other research scholars like we, या फिर ये गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है कि जो उनकी रिसर्च स्टडी की नीड को ध्यान में रखते हुए कुछ डेटा गैदर कर रहे हैं, और वो डेटा हम हमारे रिसर्च स्टडी में यूज कर रहे हैं. उस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं. ये जो डेटा होता है, ये जनरली लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं, एलआर एक्टिविटी लिटरेचर रिव्यू, उस वक्त जो डेटा हम गैदर करते हैं, उस डेटा को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं. अभी लिटरेचर रिव्यू का मतलब आपको शायद मालूम है. लिटरेचर और रिव्यू ऐसे दो शब्द हैं. लिटरेचर का मतलब होता है पब्लिश्ड मटेरियल ऑन अ चोजन टॉपिक. आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उस टॉपिक पे या उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे, क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स पे प्रीवियसली जिन रिसर्च स्कॉलर्स ने कुछ काम करके रखा है और उसके पब्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं. And if you are referring to that particular material, that published material on the chosen topic is considered as your literature. And what is review? Review is about searching the literature. Review is about downloading the literature. Review is about reading the literature. A review is about screening the literature. A review is about summarizing the literature. A review is about citing the literature in our research study.
So if you do so, then we typically say that we are conducting literature review. और लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते वक्त हम अलग अलग वेबसाइट्स को विजिट करते हैं और वहां से डिफरेंट टाइप के रिसर्च डॉक्यूमेंट्स क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स पे जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दिस मे बी योर रिसर्च आर्टिकल्स, दिस मे बी योर रिसर्च थेसिस, द कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, एसेट्रा। ओके, ये आप डाउनलोड करते हो, पढ़ते हो, समझते हो। जो काम के पेपर्स हैं उसको आप स्क्रीन करते हो, उसकी समरी तैयार करते हो, और उसको हम हमारे थीसिस के चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू में उसको हम मेंशन करते हैं और उसको साइटेशन और रेफरेंसेस जनरेट करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करते वक्त जो डेटा हम गैदर करते हैं उस डेटा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और ये जो डेटा है ये प्रोसेस्ड डेटा होता है। प्रोसेस्ड डेटा का मतलब क्या है कि ये जो डेटा है इसका एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका होता है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आप पूरे के पूरे पेपर्स या थीसिस डाउनलोड कर रहे हो। अगर एक रिसर्च पेपर की बात करते हैं तो उस पेपर में ऑलरेडी डेटा गैदर हो चुका है, उसका एनालिसिस हो चुका है और उसके फाइंडिंग्स भी रिपोर्ट किए गए हैं। मीन्स दिस डेटा इज प्रोसेस्ड डेटा। दिस डेटा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज योर रिव्यू डेटा। जैसे इसको हम इंपिरिकल डेटा कहते हैं, प्राइमरी डेटा को, उसी तरीके से हम सेकेंडरी डेटा को रिव्यू डेटा भी कहते हैं। सो इन नटशेल, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी इज फर्स्ट हैंड, secondary is readily available data. Primary data is also called as empirical data. Secondary data is considered as your review data. Who gathers primary data? The research scholar himself or herself. आप खुद जब डेटा गैदर कर रहे हैं वो डेटा आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गैदर कर रहे हैं और उस डेटा को प्राइमरी कहेंगे। और सेकेंडरी डेटा लिटरेचर रिव्यू से जो डेटा आएगा वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। आप प्राइमरी डेटा कैसे गैदर करोगे? ऑफ कोर्स सर्वे या एक्सपेरिमेंटेशन करके, पर हम सेकेंडरी डेटा गैदर करते हैं लिटरेचर सर्वे करके। और प्राइमरी डेटा जो है वो रॉ फॉर्म में अवेलेबल होता है, और सेकेंडरी डेटा जो है वो प्रोसेस्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है। मीन्स रिजल्ट्स के फॉर्म में भी बहुत बार वो अवेलेबल होता है। अभी बात ये हो रही कि ये तो सिलेबस में दिया ही है, नो डाउट अबाउट दैट। और इसी सेंस में मुझे लगता है एक डिस्कशन होना ही चाहिए। आप सब रिसर्च स्कॉलर से पीएचडी कर रहे हैं और आपको भी मालूम है कि आपने जो पीएचडी का टॉपिक सिलेक्ट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी की डायरेक्शंस के अनुसार आपको पीएचडी के टॉपिक पे ही कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। मेरे ख्याल से 2 आर्टिकल्स और 2 कॉन्फ्रेंसेस, जैसे टोटल 4 आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल्स है ना, रिसर्च पेपर्स आपको पब्लिश करने हैं। और मेरे ख्याल से आपको पीयर रिव्यू जर्नल में ये पब्लिकेशंस करने हैं। अभी रिसर्च आर्टिकल्स जब हम तैयार करते हैं तो वो 2 प्रकार के तैयार किए जा सकते हैं। अभी ये मैटर करता है कि आप रिसर्च की कौन सी स्टेज पे हैं। इफ सपोज आपका पहला ही साल चल रहा है रिसर्च का, पीएचडी का, तो उस वक्त हमारे पास हमारा खुद का डेटा गैदर नहीं हुआ होता है। ओके, हमारा खुद का डेटा, जैसे आप सर्वे कर रहे हो तो शायद पीएचडी के रजिस्ट्रेशन के 1.5-2 साल बाद हमारा डेटा हमारे पास आना शुरू हो जाता है। या फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन भी परफॉर्म कर रहे हो तो शायद 1-1.5 साल बाद ही वो एक्सपेरिमेंटेशन हम एग्जीक्यूट करते हैं लेबोरेटरी में, और हमारा खुद का डेटा जो है जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, वो डेटा तो लेटर स्टेजेस में हमारे पास आता है। और 4 पेपर्स आपको करने हैं तो हो सकता है कि पहले साल में ही आपने एक पेपर तो कर लेना चाहिए, पर आपके पास आपका खुद का डेटा नहीं है। तो उस वक्त ना हम लोगों को थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स पे फोकस करना होगा और ये समझ लेना होगा। रिसर्च पेपर के टाइप्स जो है वो मुख्य 2 प्रकार के हैं। रिसर्च पेपर जिनको हम रिसर्च आर्टिकल्स भी कहते हैं। कुछ डाउट्स होंगे तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, यू कैन ऑलवेज इंटरेक्ट। रिसर्च पेपर के 2 मुख्य प्रकार, एक होते हैं इंपिरिकल पेपर्स,
या इनको ओरिजिनल पेपर्स भी कहा जाता है। और दूसरे होते हैं रिव्यू पेपर्स। रिव्यू आर्टिकल या रिव्यू पेपर्स इनको कहते हैं। अभी आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इसका फर्क तो समझ में आ गया है। वही कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। जब आप प्राइमरी डेटा यूज करके रिसर्च आर्टिकल तैयार कर रहे हो तो हम उस आर्टिकल को कहेंगे इंपिरिकल आर्टिकल्स। और आप जब सेकेंडरी डेटा यूज करके रिसर्च आर्टिकल्स तैयार कर रहे हो, यानी सिर्फ लिटरेचर रिव्यू करके आप आर्टिकल तैयार कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और उस आर्टिकल को हम रिव्यू आर्टिकल्स कहते हैं। रिव्यू आर्टिकल के लगभग एक 4 से 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स, जिसमें पहला होता है आपका कंसेप्चुअल रिव्यू या नरेटिव रिव्यू भी कहते हैं हम लोग। कंसेप्चुअल रिव्यू। दूसरा होता है आपका नरेटिव रिव्यू। तीसरा होता है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। फोर्थ होता है मेटा एनालिसिस। और पांचवा होता है आपका बिब्लियोमेट्रिक रिव्यू। यानी आपके पास देखिए पेपर लिखने के लिए ये सब चॉइसेस है। बिब्लियोमेट्रिक, ये सब रिसर्च पेपर के प्रकार है जो हम घर में बैठ के तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका खुद का ओरिजिनल डेटा नहीं है तो हम इस प्रकार के पेपर्स तैयार कर सकते हैं। इनको हम लाइब्रेरी रिसर्च भी कहते हैं, या इसी को हम डेस्क रिसर्च भी कह सकते हैं, कि आप घर में बैठ के आसानी से इंटरनेट से पेपर्स डाउनलोड करके वो पेपर्स का आप एनालिसिस करके रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं। उसको हम रिव्यू पेपर्स कहते हैं। तो इट इज टोटली अप टू यू कि हमको अगर 4 पेपर्स हमारे पीएचडी के टॉपिक से मिलते जुलते टॉपिक पे अगर तैयार करने हैं तो ऑफकोर्स आपके पास चॉइसेस है। आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, आपका खुद का डेटा नहीं है, तो यू मस्ट गो विद दिस टाइप्स ऑफ पेपर्स। और इसको टाइम कम लगता है, ये पेपर्स को तैयार करने के लिए टाइम कम लगता है। यहाँ पे इट इज एज गुड एज पीएटी में जो भी स्टेजेस फॉलो करनी होती है हम लोगों को, वो सब स्टेजेस इंपिरिकल पेपर में हम लोगों को फॉलो करनी होती है। ये ना पीएचडी थेसिस और रिसर्च आर्टिकल इंपिरिकल की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों के फॉर्मेट लगभग सेम है। आप देखेंगे हम थेसिस में भी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और इंपिरिकल पेपर में भी सेक्शन नंबर 1 इंट्रोडक्शन का होता है। थेसिस में हम चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का लिखते हैं, आपके इंपिरिकल पेपर में भी सेक्शन नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू का होता है। हम हमारे थेसिस पे चैप्टर नंबर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर साइंस टेक्नोलॉजी में मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखते हैं। उसी तरीके से इंपिरिकल रिसर्च पेपर में भी सेक्शन नंबर 3 आपका मटेरियल्स एंड मेथड्स या फिर कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस और इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें भी हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखते हैं। उसके बाद आपका थीसिस का चैप्टर नंबर 4 रिजल्ट्स का होता है। यहाँ पे भी रिसर्च आर्टिकल में, इंपिरिकल रिसर्च आर्टिकल में भी सेक्शन नंबर 4 ये आपके रिजल्ट्स का होता है। उसके बाद आपके थीसिस का चैप्टर नंबर 5 डिस्कशन का होता है। यहाँ पे भी आपके पेपर का, इंपिरिकल पेपर का सेक्शन नंबर 5 ये डिस्कशन का होता है, फॉलोड बाय कंक्लूजन दोनों में भी। तो आप देखेंगे मोर और लेस दोनों का फॉर्मेट सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइज का फर्क है। फॉर्मेट सेम है, साइज में डिफरेंस है। आप देखेंगे थीसिस का साइज इट शुड नॉट बी लेस देन 80,000 वर्ड्स, ऐसा एक स्टैंडर्ड कहता है। 80,000 वर्ड्स के आसपास थीसिस की लिमिट होती है। ओके। और वही रिसर्च आर्टिकल में ये लिमिट स्कोपस और वेब ऑफ साइंसेस में अगर आप देखते हो तो 3,000 टू 6,000 वर्ड्स के बीच में आपका रिसर्च आर्टिकल होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ पेजेस में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाते हैं लगभग 14 टू 25 पेजेस, और यही हो जाते हैं आपके 200 से 400 पेजेस आप बोलिए थीसिस में। तो ये कन्वेंशन है, पर मेहनत उतनी ही है, इसलिए ये आर्टिकल्स लिखने के लिए और पब्लिकेशन करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप यूजीसी केयर
लिस्टेड जर्नल में आर्टिकल, एम्पिरिकल आर्टिकल लिखने के बाद पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो लगभग 1 साल लग जाता है पब्लिकेशन के लिए, और वही स्कोपस में बात हो जाती है 1.5 साल, 2 साल। ये तो बहुत ही कॉमन सा पीरियड माना जाता है वो। तो एम्पिरिकल में आप देखेंगे कि ये एक है कि इसको टाइम लगता है पेपर तैयार करने के लिए, बट रिव्यू आर्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। खास करके बिब्लियोमेट्रिक का पेपर तैयार करने के लिए मेरे ख्याल से 1 महीने का पीरियड मोर देन सफिशिएंट है, और ये पेपर्स अच्छी जगह पब्लिश भी हो जाते हैं। आप देखेंगे अभी आप, एक सवाल ये भी आता है मन में कि सर क्या रिव्यू पेपर्स को पब्लिकेशन वैल्यू है? उसका आंसर यस, ऐसा है। इसकी पब्लिकेशन वैल्यू है। बहुत सारे जर्नल, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और बाकी राउटलेज, बिले, एमराल्ड, इनसाइट, एल्सवेयर, आपकी साइंस डायरेक्ट भी उसका ही, उसी का वर्टिकल है। ये सब जो अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स हैं, ये सब रिव्यू पेपर्स पब्लिश करते हैं। और हाल ही में मेरा 2-3 दिन पहले ही मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का एक पेपर स्कोपस और एबीडीसी का सी इंडेक्स जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ है। ऑफ कोर्स मुझे 1.5 साल लग गया था वो पेपर पब्लिश होने के लिए, पर वो रिव्यू पेपर था इंपॉर्टेंटली, यानी मेटा एनालिसिस और एसएलआर, इसका कॉम्बिनेशन पे मैंने पेपर लिखा था। तो वो पेपर पब्लिश हुआ है। आप देखेंगे जो हाई क्वालिटी जर्नल जिसको हम कहते हैं, इसमें पब्लिकेशन में अगर वो 100 पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं, तो इसका एक रफ ब्रेकअप मैं बता रहा हूँ आपको। लगभग 60 से 70% जो पेपर्स ये लोग पब्लिश करते हैं, ये इम्पिरिकल होते हैं, और लगभग 30 से 40% पेपर्स जो हैं, ये आपके रिव्यू पेपर्स ये लोग पब्लिश करते हैं। इसका मतलब इसकी पब्लिकेशन वैल्यू है। ओके, तो हम लोगों को जो 4 पेपर्स पब्लिश करने हैं हमारे पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें आपके पास चॉइस है, जो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं मालूम होता है कि हमारे पास ये चॉइसेस है। एम्पिरिकल के लिए भी जा सकते हो आप, और रिव्यू के लिए भी जा सकते हो, और रिव्यू में भी आपके पास चॉइसेस है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम मी। इसको लेके कुछ क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट उसको ले लेते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस है, इसके ऊपर होने चाहिए क्वेश्चन, आई बिलीव। यस सर, आई एम शालिनी पाटिल। हाँ, एक्चुअली yes, जो रिव्यू टाइप का आपने ये कहा है पेपर, तो मैंने ये हमारा एक एसोसिएशन था, वो भी इस्टेब्लिश था। मैं जियोलॉजिकल फील्ड से हूँ, तो उसमें मैंने प्योर रजिस्ट्रेशन ही उसी टॉपिक पे जिसमें मैं अभी कर रही हूँ, उसी टॉपिक पे मैंने एक आर्टिकल ये किया था, पब्लिश किया था। अ, और अभी जो है, अभी एज पर गाइडलाइंस इन्होंने कहा है कि आपका जो टॉपिक है उसमें आपके मिनिमम 2 पेपर्स पब्लिश होने चाहिए। अभी तो मेरा डाटा ये करके अभी भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट दिया है, ये अभी कांग्रेस साइंस है ना अभी अपने पास में, हाँ, तो हाँ, उसमें दिया है, हुआ है एक्सेप्ट, तो उसमें भी अच्छा, ये हो जाएगा। तो मेरा ये जो प्रियोर मेरा रजिस्ट्रेशन का जो मेरा रिव्यू पेपर था सेम टॉपिक पे, तो ये क्या मैं इसमें लगा सकती हूँ? मेरे जो मुझे पूछा जाएगा कि आपने कितने सारे हम्म, नंबर ऑफ ठीक है ना आपका। पेपर्स पब्लिश किया है उसमें। हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कब का, ये पुराने बैच के हैं ना आप लोग, तो यानी 19 मेरा 2016 के रजिस्ट्रेशन है। नोटिफिकेशन। हाँ, मेरा हाँ, 19 का रजिस्ट्रेशन है। सर हम तो 19 का 19 है, का ही है। ठीक है ना। तो उसमें आपने डायरेक्शंस पढ़े हैं क्या पेपर पब्लिकेशन को लेके? हाँ, ये डायरेक्शन और ये तो अभी 2016 से ये हुआ है, लेकिन जब मैं वर्क राइट, कर रही हूँ ना सर, तो मैं मेरा हाँ, सेम फील्ड है, हमारा जो फंडामेंटल रिसर्च है एक्चुअली हम्म, हाँ, हाँ, तो उसको रिप्लेस नहीं होता, उसमें मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट हो जाते हैं मैक्सिमम। हाँ, तो हाँ, के हिसाब से मेरा बेसिक उसी में अच्छा था, जिसमें मैं अभी ये कर रही हूँ, उसी इसमें मेरा बेसिक बहुत अच्छा है। तो मुझे हम्म, पहले से एप्रिसिएशन और सभी मैंने जब प्रेज़ेंट किया था मेरे कॉलेज हम्म, में, तो सब लोगों ने हम्म, बहुत एप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग सब दिया था, और अकॉर्डिंग टू हम्म, जो कमिटी थी, उन्होंने ही कहा कि आप ये पब्लिश करो। ये अपना हम्म, जनरल में इसमें पब्लिश करो, और उनकी तरफ से वो प्रोसेस हुई, लेकिन पब्लिकेशन मिला, और मेरा पब्लिश भी हुआ, और मेरे पास पब्लिकेशन भी है। तो ठीक है, इस केस में मैं जो ये मेरे पहले वाले रिव्यू ऑन द बेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दैट हाँ, that time I was not gone to actually in field, but I am getting evidences when I have quoted the example that time. That evidences I am getting now. I am working there.
इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो हुँ। उसके पैरेलल मिल रहे हैं मुझे, तो क्या मैं उसको ये कर सकती हूँ इसमें? बता ठीक है, सकती हूँ? 2-3 चीज़ें हैं 2-3 चीज़ें हैं इसमें। आपका पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये अगर पब्लिश हुआ है और वो पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो कंसिडर हो जाता है सबमिशन के वक़्त। 2 क्राइटेरिया है और तीसरा एक क्राइटेरिया है कि ये जो जर्नल जहाँ पे आपका पब्लिकेशन हुआ है, क्या वो जर्नल पीयर रिव्यू जर्नल है या जिसको स्कॉलरली जर्नल कहा जाता है, वो आपको एक बार एडिटोरियल जो होता है, वहाँ से चेक करना होगा। हमारे यहाँ डबल बाइंड, सिंगल ब्लाइंड कोई भी रिव्यू हो, वो चल जाता है, पर आपको एंश्योर करना होगा कि आपका जो जर्नल है, वो पीयर रिव्यू या स्कॉलरली जर्नल है क्या? और आपके पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड आपका पेपर है क्या? और तीसरी चीज़, आपने पीएचडी के रजिस्ट्रेशन के बाद ये पेपर पब्लिश हुआ है क्या? अगर ये है, तो फिर ये कंसिडर किया जाता है। ये बात नहीं है कि आपका रिव्यू है या मुझे आपका ओरिजिनल पेपर है, ये हुँ, मैटर नहीं करता है। हुँ। जो पेपर रिव्यू कोई भी हो, पेपर है, आपका रिव्यू पेपर भी चलते हैं और एम्पिरिकल भी चलते हैं। शालिनी मैडम? प्रियोर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेपर विल बी दिस एज़ नहीं, पर दिस। प्रायर होगा तो फिर नहीं कंसिडर होगा मैडम। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर किया होगा तो वो कंसिडर नहीं होगा। ठीक है सर, एक ठीक बार है। आप पीएचडी सेल से भी इंश्योर कर लें कि हुँ। पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बाद के पब्लिकेशंस कंसिडर किए जाते हैं। हुँ, हुँ। नहीं सर, वैसे तो एक्चुअली अभी जो मुझे एविडेंसेस मिल रहे हैं ऑन द हुँ, बेसिस ऑफ माय लैब स्टडीज़ और इससे, तो हुँ, मेरा एक इंटरनेशनल के लिए भी ये हुआ है, पर हुँ, हुँ। मेरे और रिज़ल्ट बाकी है, तो इसीलिए मैंने दूसरा पेपर नहीं दिया है। एक पेपर तो अभी कांग्रेस में जाएगा और एक हाँ, हाँ। लिथोज में जाएगा, जो हुँ, इंटरनेशनल रेप्यूटेड जर्नल्स है। हुँ, तो उसमें तो जाएगा, उसमें मुझे नंबर बढ़ाने नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू प्रपोज़ किए थे, वो थोड़ा मेरे पैरेलल आ रहे हैं। यानी मैं एक्चुअली फील्ड में जाके देख रही हूँ और लैबोरेटरी टेस्ट करके देख रही हूँ, तो वो एनालिसिस मेरे जो कॉन्सेप्ट रखे थे, वो उसमें पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं, उसको सही बोल रहे हैं, जो मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। तो इस केस में मुझे सिर्फ़ रेफ़रेंस ही डालना पड़ेगा फिर मेरे एज़ पर माय पेपर करके। जब मैं थीसिस लिखूँगी, कुछ लिखूँगी, तो हाँ। उसमें ओनली रेफ़रेंस डालना पड़ेगा फिर? नहीं, नहीं, आपको ये इंक्लूड कर सकते हैं ना, आपके पास जो मटेरियल है, लिटरेचर जो है, वो हुँ। आप लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में इंक्लूड कर सकती है ना। हाँ सर, वो हाँ। भले पब्लिश्ड है, पर वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पीएचडी रिसर्च ना, तो वो आपको लिखना होगा ना थीसिस में। हुँ, हुँ। ठीक है सर, हाँ, उसको मैं रिसाइट करके ये उसको मैं वो एविडेंसेस ले सकती हूँ हाँ, व्हाइल राइटिंग माय थीसिस। हाँ मैम। एक बार सुपरवाइज़र से भी कन्फर्म कर लीजिए आप ये चीज़। यस सर। ठीक है, सर, थैंक यू सर। रिव्यू पेपर के लिए कितने रेफरेंस की लिमिट है क्या ऐसे? रेफरेंस पे डालने की? कहा लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में? हाँ सर। नहीं, ऐसा लिखा कहीं पे भी नहीं है कि कितने करने चाहिए, पर ये आपका लिटरेचर रिव्यू जो आप कर रहे हैं, ये अपडेटेड होना चाहिए, यानी पिछले 5 साल के पेपर्स इंक्लूड होना कंपल्सरी है उसमें। अगर सफिशिएंट लिटरेचर नहीं मिल रहा है पिछले 5 साल का, तो आप थोड़ा और पीछे जा सकती है, 3 साल, 5 साल और पीछे जा सकती है आप। ये कंप्लीट होना चाहिए। और इन जनरल आप मुझे अगर पूछेंगे कि कितने होते हैं या देखे जाते हैं, तो 70-80 तो बहुत ही कॉमन फिगर है मैडम। 70-80 लिटरेचर तो दिखते ही है थेसिस में। हाँ, उसके ऊपर अगर आप जाती है तो नथिंग लाइक इट मैडम, क्योंकि ये क्या है, जितना ज्यादा आप लिटरेचर सर्वे करते हो, इसका मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी अच्छा खासा स्टडी कर लिया है, आपके टॉपिक पे क्या रिसर्च हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके खुद के कंसेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं जब आप ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा लिटरेचर सर्वे करते हो। तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी आइडिया, वेलकम आइडिया मानी जाती है कि आप अगर ज्यादा लिटरेचर इंक्लूड करते हो, तो इट इज ऑलवेज अ वेलकम आइडिया। 120, 130 ये भी मैंने देखे हैं मैडम इंक्लूड किए हुए, हाँ, वही मैंने प्रोवाइडेड भी सर। और आपका। जैसे हम हाँ जैसे मैडम। रिव्यू पेपर डालते हैं हम लोग, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से चल रहा है, तो हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स रहते हैं। तो हाँ। मतलब सभी मेथड्स उस रिव्यू पेपर में डालने हैं क्या? मतलब जैसे अरिमा हो गया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कुछ मेथड मेरा जैसे टॉपिक है, तो
सभी मेथड्स वो रिव्यू पेपर में आने चाहिए क्या सर? सभी पेपर्स अच्छा के सभी मेथड्स? अच्छा, रिव्यू पेपर के बारे में बोल रहे हैं, मुझे लगा हाँ, लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर के बारे में बोल रही है आप थीसिस के। ठीक नहीं है ना, सर अभी उसमें मैं बता देता हूँ, नहीं अभी उसमें कितने डालने चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी 4 पेपर अगर कंसिडर करते हैं रिव्यू के, पहला है कंसेप्चुअल, दूसरा है एसएलआर सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, तीसरा है मेटा और चौथा है बिब्लियोमेट्रिक। अभी देखिए कंसेप्चुअल में ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितने पेपर्स डालने चाहिए। कंसेप्चुअल में क्या हो रहा है, हम जो टेक्निकल कंसेप्ट्स है उसको सिंप्लीफाई तरीके में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ले रीडर को। पर कंसेप्चुअल ये जो प्रकार है ये इनिशियल लेवल पे हम नहीं करते। हमारे फील्ड के जो सीजन रिसर्चर्स हैं वो कंसेप्चुअल रिव्यू करते हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ एसे। हाँ, इसमें कोई एनालिसिस वगैरह नहीं होता है। तो इसमें जो मैंने नंबर ऑफ रेफरेंसेस देखे 70-80 इज प्रीटी कॉमन रेफरेंसेस में। तो ऑफको 70-80 रेफरेंसेस यानी 70-80 पेपर्स इंक्लूड किए गए हैं कंसेप्चुअल पेपर में। बात करते हैं एसएलआर मेटा, ये साथ में ही किया जाता है जनरली। एसएलआर मेटा मेरा खुद का जो पेपर पब्लिश हुआ है इसमें हमने एसएलआर मेटा, ये एनालिसिस है। हाँ, इसमें हमने 16 पेपर्स इंक्लूड किए थे और वैसे मेरे साइटेशंस 125 थे इसमें, यानी रेफरेंसेस जो है 125 रेफरेंसेस मैंने खुद दिए हैं इसमें। और 16 पेपर का एसएलआर और मेटा में इंक्लूजन किया हुआ है एंड इट इज एनालिसिस बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स। और बिब्लियोमेट्रिक में भी आपको कितना मटेरियल मिलता है उसके ऊपर बिब्लियोमेट्रिक डिटरमाइन होता है मैडम। और उसमें कैसे, बिब्लियोमेट्रिक में हम 10 की कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन अवर फील्ड, जो कंसेप्ट पे आप काम कर रहे हो उसमें सबसे ज्यादा पेपर्स जिनको की ऑथर्स या की कॉन्ट्रीब्यूटर्स कहा जाता है, ये हम कुछ पैटर्न्स एग्जिबिट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पेपर की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स हम इनको कहते हैं, या फिर आपके कीवर्ड जो आपने फीड किए हैं डेटाबेसेस में उसके ऊपर आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने मिले हैं, ईयर वाइज उसका ब्रेकअप क्या रहा है। तो इसमें आपको जितना भी मिल रहा है, इफ सपोज आपको 1400 आर्टिकल्स मिल रहे हैं कीवर्ड्स पे, तो ये पूरे के पूरे 1400 फिर बिब्लियोमेट्रिक में आ जाएंगे। तो ये डिटरमाइन करता है मैडम कि कितने पेपर है आपको रिव्यू पेपर में, कि आप कौन से टाइप का रिव्यू लिख रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। क्लियर है मैडम? यस सर यस सर यस। ठीक, थैंक यू सर सर। मिनिमम हमको ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में मिनिमम हमको कितना पेपर पब्लिश करना पड़ता है? मतलब जो गाइडलाइन की आपने बात की थी उसके मुताबिक एक तो मेरा हो गया है, तो मिनिमम मेरे कितना ख्याल करना से आप पड़ता थोड़ा सा डायरेक्शन एक बार पढ़ लीजिए, पर जहां तक मेरा नॉलेज है 2 पेपर्स है? आपके करने हैं पब्लिकेशंस पीयर रिव्यू में और 2 कॉन्फ्रेंसेस है आपके, तो वैसे 4 हो गए ना फिर तो। यस 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 ओके। तो सर ये फिक्स है कि प्राइमरी डेटा एंड ये जो सेकेंडरी डेटा पे एक एक या सेकेंडरी में दो या ऐसा कोई नहीं रूल है? नहीं नहीं, ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है मैडम कि आप ओके कंफर्टेबल किस चीज को लेके। जैसे हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एसएलआर मेटा बिब्लियोमेट्रिक पहली बार ही सुना होगा, तो ऑफ कोर्स यू आर हाँ नॉट अवेयर, दैट इज व्हाई यू आर नॉट राइटिंग पेपर्स ऑन इट। तो ऐसा कुछ यस मैंडेटरी नहीं है कि आपको रिव्यू पेपर्स ही पब्लिश करने हैं, या फिर एक रिव्यू और एक बिब्लियोमेट्रिक या फिर एक एम्पिरिकल। ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि 4 लिखने हैं तो वो कैसे लिखने हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकती हैं। यस मैम यस सर थैंक यू। सर ये पर समझे आइडियली क्या कैसे कि होता है, एसएलआर हम लोग मेटा, सर पेपर ये समझे कैसे कि एसएलआर बेस्ड है मेटा बेस्ड है? हाँ, Because ये समझ में कैसे आया कि हम लोग अगर रिव्यू निकालना ही है तो एसएलआर बेस्ड है या फिर मेटा बेस्ड पेपर निकाल? आप कौन से फील्ड को बिलोंग करती हैं? सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रॉनिक्स में मेटा होता है ना मैडम। ऐसा फील्ड स्पेसिफिक क्या है इसमें, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस और इंटरडिसिप्लिनरी, इन सभी, इवन लाइफ साइंसेस, हाँ, इन सभी में एसएलआर मेटा कंसेप्चुअल और बिब्लियोमेट्रिक, ये चारों होता है मैडम। ये चारों होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिसर्च स्कॉलर है तो इवन यू कैन राइट अ पेपर बेस्ड ऑन बिब्लियोमेट्रिक, इवन यू कैन राइट अ पेपर बेस्ड ऑन मेटा एनालिसिस, इवन एसएलआर यू कैन डू, एंड कंसेप्चुअल दैट यू हैव बीन डूइंग रादर। तो ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज जो है ना, आपके लैंग्वेजेस जो है उनमें थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस है, पर बाकी जो फील्ड्स है उसमें ये सभी के सभी पेपर्स आप लिख सकते हो। यस और मेटा ये जो है ना, मेटा एनालिसिस और एसएलआर
ये सब जो है ये साइंस वालों के लिए ही ओरिजिनली बना है। अभी कॉमर्स मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस के रिसर्च स्कॉलर से पेपर तैयार कर रहे हैं, पर ओरिजिनली ये सब जो चीजें हैं ये साइंस वालों के लिए ही बनी है, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वालों के लिए। क्या है, इसका थोड़ा सा अवेयरनेस कम है अपने यहाँ पे, और इसको पढ़ाने वाले और नहीं रिसोर्सेज सर, जो है एक्चुअली ना कंफ्यूजन हो जाता है, सोचते बहुत है करने की कोशिश, लेकिन फिर बीच में अटक जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, फिर ये क्या करे, ये क्या करे, ये भी डालना है क्या, फिर रुक नहीं, जाता इसके है। लिए ना मैडम थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्शन की जरूरत है आपको। हाँ अगर थोड़ा सा डायरेक्शन गाइडेंस मिल जाए तो ये चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। तो कीप ऑन अटेंडिंग वर्कशॉप्स, दैट इज द बेटर सॉल्यूशन मैडम, क्योंकि यस खुद पढ़ के आप कितना समझोगे ना। यस सो सर। अटेंडिंग वर्कशॉप इज पॉसिबली द बेटर सॉल्यूशन, क्योंकि वर्कशॉप में कैसे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पूरी आ जाती है ना, कैप्सूल फॉर्म में 3-3, 4-4 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी हो रहे हैं। हाँ तो हाँ। वहाँ पे क्रिस्प फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अपडेशन क्विकली हो जाता है वहाँ पे, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, थैंक यू सर। कंटेम्पररी मेथड्स पता चल जाती है। चलिए, और कुछ क्वेश्चंस, आगे बढ़ते हैं। सर Yeah, एक पूछना था। good सर morning, रिव्यू sir. ऑफ लिटरेचर में कितने लेने पड़ते हैं? अच्छा, क्वेश्चंस है आपके अभी भी, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कितने लिटरेचर आपने इंक्लूड करनी चाहिए, ये अगर आप थीसिस के यस सेंस में बोल रही है मैडम, तो इसका आंसर मैंने अभी 2 मिनट पहले दिया। ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है कि ओके आपने इतने ही करने चाहिए। बात यह है कि आपका लिटरेचर कंप्लीट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, पिछले 5 साल के पेपर्स आपने इंक्लूड करना कंपलसरी है रादर। अगर पिछले ओके 5 साल में सफिशिएंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको नहीं मिल रहे तो थोड़ा और पीछे जा सकते हैं आप, पीछे और 3 साल या 5 साल तक जा सकते हो पेपर्स ढूंढने में। ओके पर सर। ये कंप्लीट होना चाहिए। यानी जो इनसाइट्स है, लिटरेचर रिव्यू कर क्यों रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस रिसर्च स्कॉलर ने हमारे टॉपिक पे क्या काम किया है और कितनी हद तक हमारा टॉपिक एक्सप्लोर किया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन जब तक ल्यूसिड सेंस में नहीं आती है तब तक हम लोगों ने लिटरेचर ढूंढना चाहिए और इंक्लूजन करना चाहिए। थीसिस के सेंस में जैसे मैं बोल रहा हूँ 70 से 80 लिटरेचर का इंक्लूजन इज प्रेटी कॉमन। उसके ऊपर जितना भी जाओगे उतना बेटर है। 80 से 120 मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है मैडम। ओके थैंक यू सर। सर एक पूछना था मुझे, हाँ एक्चुअली हाँ जो वर्क मैडम। किया है मैंने, तो एब्स्ट्रैक्ट सबमिट किया था, पब्लिश भी हुआ, और मैंने कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट भी किया डिटेल वर्क उस पे, एब्स्ट्रैक्ट पे। बट अभी तक उन्होंने मुझे, हम लोगों को मांगा नहीं है कि आपका डिटेल पेपर दे दो इस चीज पे। आप तो एडिटर से बात करिए ना, अच्छा एडिटर को, हाँ एडिटर को मेल लिखिए आप। अच्छा, जो फर्स्ट जिन्होंने एब्स्ट्रैक्ट हमारा कॉन्फ्रेंस में एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश किए, उन एडिटर को। हाँ ऑफ कोर्स, उनको आप एडिटर को लिखिए ना। व्हाट अच्छा अबाउट फुल लेंथ पेपर, उनसे पूछिए आपकी फुल लेंथ पेपर कब सबमिट करना है, कब पब्लिकेशन कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा जो फुल पेपर का वॉल्यूम के लिए ना मांगा है हमें, ना कुछ बात करी है पब्लिश करने की। नहीं नहीं, आप कम्युनिकेशन करिए उनसे, ईमेल ईमेल भेजिए उनको, अच्छा, अगर वो क्योंकि अगर हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का नहीं चलेगा ना, यूनिवर्सिटी को, हाँ यूनिवर्सिटी तो फुल लेंथ पेपर पब्लिकेशन मांग रही है। हाँ फुल लेंथ पेपर ही मांगती है, तो वो तो आपको हाँ, तो क्या हमारे पास अगर फुल लेंथ है, अगर वो नहीं कर रहे हैं जल्दी, या करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम क्या फुल पेपर दूसरे के पास में पब्लिश कर सकते हैं? उनकी पॉलिसी देख लीजिए एक बार, उनको हम्म पूछिए कि एब्स्ट्रैक्ट आपके यहाँ पब्लिश हुआ है तो क्या फुल लेंथ पेपर में दूसरी जगह पब्लिश कर सकती हो। हाँ उनसे परमिशन, एक रिटर्न उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने दीजिए। उन्होंने अगर परमिशन दे दी, आप हाँ दूसरी जगह पब्लिश कर लीजिए उसको। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। सर ठीक है। एक सर का कुछ क्वेश्चन था। सर, आप कुछ बोल रहे थे, मुझे नाम नहीं मालूम। Okay, good morning, sir. I am a Prerit Bathri. जी सर। I am a social work research scholar. एंड देन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा टॉपिक है द चेंजिंग पैराडाइम ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैं इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अभी के मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड द करंट सिनेरियो में देख रहा हूँ रूरल चेंजेस को। तो जो मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जैसे आपने कहा था कि लास्ट 5 ईयर्स, करंट लास्ट 5 ईयर्स का ही रिव्यू होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता है। पर मेरे टॉपिक में कभी मैं उस टाइमिंग पीरियड का रिव्यू नहीं लेता हूँ, तो शायद वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है?
Sir, that was a generalized statement. अभी to a larger extent it depends on the nature of your study. अब जैसे आपने कहा कि right from independence you are considering data. So of course you need to include the literature which is belonging to that particular era. Nothing wrong with it, sir. To a larger extent it depends on the nature of your study as well. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. मेरी आवाज आ रही है शायद आपको? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसका डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया. उसके सेंस में रिसर्च आर्टिकल राइटिंग और पब्लिकेशन और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी अंडरस्टैंडिंग हमारा क्लियर हो चुका है. अभी मैं बात करूं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा. तो उसके ऊपर मैं कुछ बात कर रहा हूं. सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, दिस इज द सेकंड टॉपिक. थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा या लिटरेचर रिव्यू, ये बेसिकली दो सोर्सेस हम कंसिडर कर सकते हैं. एक होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या फिजिकल फॉर्म, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके, नॉन इलेक्ट्रॉनिक यानी फिजिकल फॉर्म, इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए आज हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना. बिल्कुल करना चाहिए इसका यूज. नॉन इलेक्ट्रॉनिक यानी क्या? हम जिस कॉलेज में काम कर रहे हैं उस कॉलेज की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी या फिर उस कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी या फिर यूनिवर्सिटी की हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पे हम विजिट करते हैं फिजिकली. और वहाँ पे जो डेटाबेस है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, रेफरेंस बुक्स या फिर जर्नल्स, मैगजीन्स, ये हम रेफर करते हैं और वहाँ से हम लिटरेचर गैदर करते हैं. पर उसके अपने कुछ लिमिटेशंस है. आपको भी मालूम है कि लाइब्रेरी में जो भी डेटाबेस अवेलेबल होगा दैट विल बी एट योर डिस्पोजल, उतना ही आप रेफर कर पाओगे. उसमें भी उन्होंने कितने जर्नल सब्सक्राइब करके रखे हैं, बस उतना ही आपको एक्सेस मिलेगा. तो इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए आज सिर्फ ये वाला सोर्स जो है वो यूज करके हम एलआर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट और कंसाइज नहीं हो पाएगा. इसलिए आज हम लोग जनरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा बिलीव करते हैं लिटरेचर रिव्यू करने के लिए. अभी इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास फिर से चॉइसेस हैं. उसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम कौन से प्रकार के डेटा को गैदर करना चाहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, यूजिंग इंटरनेट. इसमें भी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए. ओके, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट में हम इफ सपोज थीसिस डाउनलोड करना चाहते हैं. ओके, और दूसरा एक रिसर्च आर्टिकल, जो सबसे ज्यादा हम लोग साइटेशंस और रेफरेंसेस क्रिएट करते हैं जो सोर्सेस के लिए वो थीसिस और रिसर्च पेपर्स, इनका इंक्लूजन ज्यादा होता है. देखिए, इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर होता है हमारा थीसिस का या फिर रिसर्च आर्टिकल में इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन होता है उसमें भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम, पर उसमें बहुत ज्यादा फोकस होता है बुक्स पे, रेफरेंस बुक्स पे, डेफिनेशंस, ये सब हम बुक से लेते हैं. पर वही जब कोर बात आती है लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन की, तो उस वक्त हम बुक में से साइटेशंस और रेफरेंसेस नहीं लेते हैं. वहां पे तो रिसर्च आर्टिकल्स और थीसिस, इनका इंक्लूजन किया जाता है. यानी क्या, फिर से लिटरेचर रिव्यू के दो प्रकार. एक होता है थियोरेटिकल रिव्यू जो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जाता है, और दूसरा होता है इंपेरिकल रिव्यू जो जाता है हमारे लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में. तो लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में हम लोगों का फोकस होता है थीसिस या रिपोर्ट्स. थीसिस और रिपोर्ट में फर्क क्या है? रिपोर्ट यानी स्टूडेंट लेवल के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, एमफिल लेवल की जो डिसर्टेशंस होते हैं, इनको भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, अभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में से हम अगर थीसिस डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको ईटीडीज कहा जाता है. तो हम लोगों को ये एक जानकारी होनी चाहिए कि ईटीडीज कौन सी है और हमने कहाँ से ये डाउनलोड करना चाहिए. ईटीडीज का लॉन्ग फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन रिपोजिटरीज.
और दूसरा होता है रिसर्च पेपर्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं दो चीज़ों की। एक होते हैं आपके सर्च इंजिन्स, और दूसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस, जिनको इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज भी कहा जाता है। तो ये एक-एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, ईटीडीज़, फिर जाएँगे सर्च इंजन में, और फिर मैं आपको कुछ डेटाबेसेस के बारे में डेमोंस्ट्रेशन भी दे देता हूँ। यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ईटीडीज़, व्हिच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस। आपने शायद इन्फ्लिबनेट के बारे में सुना होगा। ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है इंडिया में। इन्फ्लिबनेट का लॉन्ग फॉर्म मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क, ओके, ऐसा कुछ इसका लॉन्ग फॉर्म है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और इन्फ्लिबनेट की तरफ से हम लोगों को 4 वर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें आपने शायद शोध गंगोत्री के बारे में सुना होगा। एक शोध गंगा है, दूसरा शोध गंगोत्री, तीसरा है शोध ई सिंधु, सिंधु, और चौथा है शोध शुद्धि। ये कुछ सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको कोई लॉगिन की भी जरूरत नहीं होती है, ये ओपन एक्सेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। शोध गंगा जो है ये ईटीडी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशन की रिपोजिटरी। यहाँ पे आपको थेसिस मिल जाएंगे, थेसिस और डिसर्टेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। शोध गंगोत्री में आपको जो ऑनगोइंग रिसर्च है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं रिसर्च सिनॉप्सिस और प्रपोजल्स। सिनॉप्सिस और प्रपोजल में क्या फर्क है? सिनॉप्सिस हमारे जैसे एकेडमिशियंस पीएचडी के लिए जब एक प्लान बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम सिनॉप्सिस कहते हैं। यानी पीएचडी के लिए रजिस्टर करने से पहले एक प्लान ऑफ वर्क हम सबमिट करते हैं, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं। और प्रपोजल जो है, जब हम किसी फंडेड एजेंसीज को अप्लाई करते हैं, जैसे आईसीएसएसआर है या फिर एआईसीटी है, यूजीसी की तरफ से भी फंडिंग मिल जाता है रिसर्च करने के लिए, तो इनको हम प्रपोजल पुट अप करते हैं। तो जिसमें हम एमआरपीस की बात करते हैं, मेजर एंड माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो इनके भी प्रपोजल्स का जो एक रिपोजिटरी है वो है शोध गंगोत्री। तो शोध गंगोत्री पे आपको पीएचडी से रिलेटेड सिनॉप्सिस और पीएचडी आपके एमआरपी से रिलेटेड प्रपोजल्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। पीडीएफ आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ई शोध सिंधु जो है, इसमें आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन एक्सेस है। और शोध शुद्धि ये जो है, ये प्लेगरिज्म डिटेक्शन मैकेनिज्म है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन मैकेनिज्म। इसके बारे में 1-2 मिनट बात कर लेता हूं मैं। आप सबको शायद जानकारी होगी कि जब हम पूरा रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं और थीसिस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, थीसिस राइटिंग का पार्ट पूरा हो चुका है, उसके बाद आपको सबमिशन से पहले हमारी जो नागपुर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपके थीसिस का इलेक्ट्रॉनिक कॉपी यानी सॉफ्ट कॉपी आपको सबमिशन करना होता है, और उसका एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन का एक सर्टिफिकेट, जिसको ओरिजिनलिटी रिपोर्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट हम लोगों को जनरेट करना होता है। और उसके लिए यूजीसी जो है, इन्फ्लिबनेट यूजीसी का ही वर्टिकल है, तो यूजीसी की तरफ से एक सॉफ्टवेयर सभी यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड किया गया है, जो हमारे यूनिवर्सिटी में भी है। उसका नाम है उरकुंड। ये सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग एक रिपोर्ट जनरेट, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके मिलेगा, जिसका नाम होता है ओरिजिनलिटी रिपोर्ट।
और इस रिपोर्ट में एक एसआई होता है। एसआई जो परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होता है, एसआई का लॉन्ग फॉर्म है सिमिलैरिटी इंडेक्स। और यूजीसी के नॉर्म के अनुसार ये सिमिलैरिटी इंडेक्स शुड बी लेस देन 10%। तो आपके थीसिस का प्लेगरिज्म डिटेक्शन रन होगा उरकुंड सॉफ्टवेयर से, उससे ओरिजिनलिटी रिपोर्ट जनरेट होगा और उसमें एसआई दिखेगा और ये एसआई आपको चेक करना होगा। वो अगर 10% से नीचे है तो ही फिर आपका थीसिस जो है वो सबमिट हो पाएगा, अदरवाइज वो रिवीजन में चला जाता है और आपको उसमें से फिर प्लेगरिज्म रिड्यूस करना होता है। उसके कुछ मेथड्स है, पैराफ्रेजिंग एंड ऑल, वो करना होता है। तो यूजीसी की तरफ से हमको ये 4 वर्टिकल्स मिले हैं, जिसमें मैंने आपको बताया शोध गंगा जो थीसिस और डिसर्टेशन की रिपोजिटरी है। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे आपने शायद विजिट भी किया होगा। मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन आप बोल रहे होंगे तो मैं करके दिखा देता हूँ एक 5 मिनट में। इसमें आप यूनिवर्सिटी वाइज सर प्लीज बताइएगा। Your voice is breaking. Your voice is breaking. Voice is not clear. सर इको हो रहा है। Hello. Voice is not clear, sir. Sir, still not clear. Still not clear. Let me check, sir. Just a moment. Huh? अभी ठीक है क्या मेरी वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो शोध गंगा आप जो बोल रहे थे मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ आपको 1-2 मिनट में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, आपको मेरी गूगल की सर्च विंडो दिख रही है अभी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैंने गूगल की सर्च विंडो में शोध गंगा टाइप किया हुआ है और मैं एंटर कर रहा हूँ। ये शोध गंगा इन्फ्लिबनेट जो आपको पहली साइट दिख रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये होम पेज है शोध गंगा का। और जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लगभग 4 लाख थीसिस जो है इसकी रिपोजिटरी है। तो अच्छे खासे नंबर ऑफ थीसिस। इंडिया में लगभग 759 यूनिवर्सिटीज है जहाँ तक मेरा नॉलेज है।
उसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने शोध गंगा और इन्फ्लिबनेट के साथ एमओयू किया हुआ है, और इन सब यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी थीसिस होते हैं वो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। और ये शोध गंगा की सर्च विंडो है, यहाँ से भी आप सर्चिंग कर सकते हो कीवर्ड्स देके। अदरवाइज आप देखेंगे ये फिगर है शोध गंगा के रिपोजिटरी का, 4,0692। सिनॉप्सिस भी है यहाँ पे कुछ 9,632, और ये एमआरपी के प्रोजेक्ट्स भी दिख रहे हैं 62। इसमें आपको अगर ब्राउजिंग करना है तो यहाँ आप नीचे देख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी वाइज ब्राउजिंग आप कर सकते हो, कि आपको अगर मालूम है कि आप जिस किसी फील्ड के हैं उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपको थोड़ा सा मालूम है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर आपको मालूम है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप जैसे देख रहे हो टॉप 10 कंट्रीब्यूटिंग यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहाँ पे दी है, जिसमें नंबर 1 पे मद्रास यूनिवर्सिटी है। इनके 13,580 रिसर्च थेसिस जो है यहाँ पे शोध गंगा पे है। उसमें ही आप देखेंगे पुणे यूनिवर्सिटी के भी अच्छे खासे कंट्रीब्यूशन दिख रहे हैं, 11,984 थेसिस दिख रहे हैं। और बाकी भी यूनिवर्सिटीज के आपको अगर देखने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये शो ऑल यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसमें आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी भी आप ढूंढ सकते हो। लेट मी चेक कहाँ पे है। आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी, ये अमरावती यूनिवर्सिटी का दिख रहा है, 1277 प्रोजेक्ट्स है इनके। नागपुर यूनिवर्सिटी के भी होने चाहिए, लेट मी चेक। आरटीएम के कम है थोड़े, स्टिल लेट मी चेक। आरटीएम राष्ट्र संत, ये कीवर्ड डाल के देखता हूँ। आरटीएम का होना चाहिए कहीं, लेट मी चेक। नागपुर डाल के देखता हूँ। ये है 22 प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, 28। तो यहाँ से आपको जो भी यूनिवर्सिटी बेटर लगती है, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी के ही कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ढूंढने हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। इट विल गेट ओपन नाउ, इट्स टेकिंग सम टाइम। इट्स टेकिंग सम टाइम। सर इको हो रहा है आपका वॉइस। हाँ, ये मेरे ख्याल से ओडेले मैडम, मैडम थोड़ा म्यूट कर दीजिए आप, इको आ रहा है। ये मेंटेनेंस में होगी शायद साइट, ये ओपन नहीं हो रहे हैं। इसमें आप कोई भी यूनिवर्सिटी पे अगर आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर फिर सब्जेक्ट वाइज ब्राउजिंग आ जाएगा, कि जैसे आप केमिस्ट्री के रिसर्च प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ जाएगी हर यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पे फिर एक लिस्ट आ जाएगी। अभी ये ओपन नहीं हो रहे हैं, शायद मेंटेनेंस में होगी साइट। तो आप जैसे ही ये हुआ है अभी, ये थोड़ा स्लो हुआ है। ये वाली यूनिवर्सिटी है बराथी दसान यूनिवर्सिटी, इसमें 7,377 रिसर्च थीसिस है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आ चुकी है अभी, और ये ईयर वाइज ब्राउजिंग भी है। आपको लेटेस्ट ढूंढने हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। लैंग्वेज वाइज भी ब्राउजिंग है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज के 6,363 प्रोजेक्ट्स हैं। तो सपोज आपको सोशल साइंसेस के प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। मैं देख रहा हूँ करके क्लिक।
तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लिस्ट आ चुकी है सोशल साइंसेस में जितने भी थीसिस हैं, ये ईयर ऑफ सबमिशन है और ये है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइटल्स, हाइपर लिंक्ड है ये, और ये रिसर्चर का नाम और ये गाइड का नाम, और ये हाइपर लिंक्ड है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे ये थीसिस के डिटेल्स आ गए पूरे। ओके, और यहाँ पे इनके चैप्टर वाइज ब्राउजिंग आप देख रहे हो कि आपको अगर इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ना है तो आप ये चैप्टर नंबर 1 जो है इसकी पीडीएफ व्यू एंड ओपन यहाँ से दिख रहा है आपको। ओके, फॉर्मेट ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे तो ये ओपन हो जाएगी चैप्टर नंबर 1। ये आ गया चैप्टर नंबर 1 और यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है या पूरा का पूरा थीसिस अगर आपको पढ़ना है तो सभी के सभी पीडीएफ आपको डाउनलोड करने होंगे और फिर आप एक एक करके यहाँ से ये पढ़ सकते हो। सो दिस वे वी कैन ब्राउज शोध गंगा, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा थीसिस आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास जो चॉइसेस है उसमें पहला फॉर्म मैंने आपको बताया ईटीडी का। ईटीडीज के बारे में हमारी चर्चा हुई है और इसमें और कुछ साइट्स है, आप बोल रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ। ईटीडीज में शोध गंगा मैंने आपको बताया और एक ओएटीडी नाम से साइट है, ये आप खुद भी कर सकते हो। इसका लॉन्ग फॉर्म है ओपन एक्सेस थेसिस एंड डिसर्टेशन। अच्छी साइट है ये भी, यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे के पूरे पीएचडी थेसिस मिल जाते हैं। और एक साइट है एनडीएलटीडी, ये भी अच्छी साइट है एनडीएलटीडी, जहाँ से आपको थेसिस मिल जाते हैं। मैं ये दिखा देता हूँ आपको एनडीएलटीडी। इसमें ना जैसे अभी हमने शोध गंगा देखा, ये इंडिया का रिपोजिटरी हो गया ना कि इंडिया की यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी अवार्ड हो रहे हैं तो आपको इंडिया की यूनिवर्सिटी के थेसिस शोध गंगा पे मिल रहे हैं। पर वही आपको इफ सपोज कनाडा का देखना है कि कनाडा में जो पीएचडी थेसिस हो रहे हैं उसको अगर आपको रेफर करना है और डाउनलोड करना है तो जो भी कंट्रीज है उसमें से आपको अगर उनके कंट्रीज के रिस्पेक्टिव रिसर्च देखने हैं, पीएचडी थेसिस देखने हैं, तो ये साइट है एनडीएलटीडी जो एक गेटवे प्रोवाइड करती है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ गूगल में जाएंगे और यहाँ आप NDLTD टाइप करेंगे, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थेसिस एंड डिसर्टेशंस, ये लॉन्ग फॉर्म है इसका, NDLTD, नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थेसिस एंड डिसर्टेशंस। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं और यहाँ पे ETD सर्च करेंगे आप। नाउ ETD यू नो, इलेक्ट्रॉनिक थेसिस एंड डिसर्टेशंस, और यहाँ पे आप फाइंड ETDs ये देखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री का नाम आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और इनके रिसोर्स यहाँ पे ये हाइपर लिंक्ड है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रो नाम से है ये, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसी में आप इंडिया देख सकते हो। इंडिया का गेटवे है शोधगंगा, वैसे ही बाकी कंट्रीज का आप देख सकते हो। जैसे फ्रांस का है शोधगंगा के जैसा थेसिस फ्रांस, तो फ्रांस में जो पीएचडीज अवार्ड हो रही है उनके थेसिस आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगी और ये सब हाइपर लिंक्ड है। आप यहाँ पे क्लिक कर लो तो इट विल टेक यू टू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। ओके, आप ये थोड़ा सा करके देख लीजिएगा क्योंकि मुझे बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। ये एक बता सर दिया इसका मैंने आपको। वीडियो लेक्चर मिलेगा क्या हमको, मतलब रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या इस लेक्चर का? ये तो प्रीति मैडम बता पाएगी आपको। सर एक्चुअली बीच में मेरा ना वीडियो भी चला गया था और पता नहीं कुछ शेयरिंग हो रहा था, म्यूट भी अनम्यूट हो गया था, ऐसे कुछ चल रहा था, तो मुझे अच्छा, बहुत सारा प्रीति मैडम जनरली शेयर तो करती है वीडियो लिंक। एक वीडियो बार आप डालते मैडम हैं से यूट्यूब पे मैडम, हाँ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा मैडम से। डालते हैं
सर अदरवाइज मैं आपसे कांटेक्ट करूँ तो चलेगा क्या सर? हाँ ठीक है ना, मैं नंबर दे दूंगा। हाँ सर ठीक। आप में से किसी को भी डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ईटीडीज के बारे में बता दिया। अभी बात करते हैं सर्च इंजिन्स की। हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है, एक ईटीडीज, दूसरे सर्च इंजिन्स, और तीसरे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस। तो ये पार्ट हो गया हमारा सोर्सेस का। अभी मैं यहाँ पे हूँ सर्च इंजन में। मेरे ख्याल से हम सब ने गूगल स्कॉलर तो यूज करना ही चाहिए, अच्छा रिसोर्स है ये। इसमें अच्छे खासे पेपर्स मिल जाते हैं, पर एक मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर को गूगल स्कॉलर ढूंढते कैसे है ये मालूम नहीं है, तो मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। और इसमें और एक अच्छा इंजन है जो है माइक्रोसॉफ्ट का एकेडमिक। यहाँ पे भी अच्छे पेपर्स मिल जाते हैं जो गूगल स्कॉलर में नहीं है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक पे मिल जाते हैं। पर हर एक चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन करना थोड़ा सा फिजिबल नहीं लग रहा मुझे टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। मैं आपको गूगल स्कॉलर का करके दिखा देता हूँ, और फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस के बारे में बात करते हैं। एक 8 से 10 डेटाबेसेस मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से डेटाबेसेस है, डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। फिलहाल यहाँ पे हम लोग सर्च इंजन में गूगल स्कॉलर, और गूगल स्कॉलर में मैं 2-3 चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले बेसिक सर्च। इसमें ही हम देखेंगे एडवांस सर्चिंग ऑप्शंस। और यहाँ पे हम देखेंगे यूज ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स, and then usage of filters। और आखिरी में डाउनलोडिंग एंड रिलेटेड इश्यूज। तो ये 5 चीजें मैं गूगल स्कॉलर के सेंस में अभी एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। समझ लेते हैं। बेसिक सर्च से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए हम गूगल स्कॉलर में जाएंगे। गूगल स्कॉलर में जाने से पहले आपको ना थोड़ा सा एक होमवर्क करना होता है जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स। आप कीवर्ड के बिना काम नहीं कर सकते हो। तो कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। कीवर्ड आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? तो ऑफ कोर्स आपका टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, इसको ध्यान में रखते हुए आप कुछ कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे। कीवर्ड्स में आप क्या कंसीडर कर सकते हो? तो कीवर्ड में आप 2-3 चीजें नोट भी कर लेंगे। कीवर्ड में आपका जो बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ये एक मेजर थीम होती है ना हमारे रिसर्च की। जैसे आपको किसी ने पूछा कि भाई किस चीज के ऊपर रिसर्च चल रहा है मेरा, तो योगा बिकम्स योर बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो वो आपका कीवर्ड हो सकता है। या फिर आपकी कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे आप बिहेवियरल स्टडीज कर रहे हो तो बिहेवियर पॉसिबली एक मेजर इशू है आपका, एक मेजर कंसेप्ट है। उसके अलावा कोई इंडस्ट्री के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह, तो जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं वो भी शायद आपका कीवर्ड हो सकता है। पर स्टडी टू स्टडी कीवर्ड्स चेंज हो सकते हैं, पर टाइटल से आपको आपके कीवर्ड आइडेंटिफाई करना होगा। बात करते हैं कितने कीवर्ड्स आइडियली होने चाहिए। तो 3 से 5 कीवर्ड्स
एक फोकस सर्चिंग के लिए सफिशिएंट हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 से 5 कीवर्ड्स जो है वो फोकस का मतलब है कि हम जो पेपर्स ढूंढना चाहते हैं बस उसी से मिलते जुलते पेपर्स हम लोगों को मिलने के लिए हम लोगों को फोकस सर्च करना होगा। अभी आप देखेंगे गूगल स्कॉलर में आप कुछ फीड करते हो तो आपको लाखों में जवाब आता है, तो वो लाखों पेपर्स कब पढ़ेंगे? उसमें से ना बहुत सारे जो पेपर्स है वो काम के ही नहीं होते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारे रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने फोकस सर्च करना चाहिए। फोकस का मतलब है हम जो पेपर ढूंढ रहे हैं बस उतने ही काम के पेपर हमारे सामने आ जाए। तो ये करने के लिए आपको 3 से 5 कीवर्ड सफिशिएंट हो जाते हैं। 2 पे काम कर रहे हैं आप, 2 कीवर्ड पे, सिंगल कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें गार्बेज बहुत सारा आ जाता है। 2 कीवर्ड का सर्चिंग भी बहुत बेहतरीन होता है, अच्छे पेपर्स आ जाते हैं, काम के पेपर्स सामने आ जाते हैं। और जैसे ही आप 3 या फिर उससे आगे जाते हो तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स कम मिलना शुरू हो जाता है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा कर देता हूँ। अभी मैं आपको बेसिक सर्च बता रहा हूँ। गूगल स्कॉलर की सर्च विंडो में है हम लोग अभी। यहाँ पे मैं मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन डिटेलिंग है या फिर मैं फिलहाल थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर पे काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक कीवर्ड है, इसको मैंने सर्च विंडो में फीड किया है और अभी मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास रिजल्ट्स आए 46,80,000, इतने सारे रिजल्ट्स आए हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे नॉन इसेंशियल आइटम्स भी होंगे या ऐसा मटेरियल होगा जो मेरे काम का नहीं है। और इतने सारे पेपर्स मैं कब देखूंगा? सिर्फ टाइटल भी पढ़ता हूँ तो कितना सारा टाइम जाएगा ना, 46,80,000। तो ऑफ कोर्स इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने सिंगल कीवर्ड पे काम नहीं करना चाहिए। सिंगल कीवर्ड पे काम करोगे ये प्रॉब्लम होती है। अभी जब गूगल स्कॉलर जो कीवर्ड हमने यहाँ फीड किया है इसको जब सर्च करता है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो फ्रेज मैंने एंटर की है इसमें 4 वर्ड्स है। एक है थियरी, दूसरा है ऑफ, तीसरा है प्लांट और चौथा है बिहेवियर। तो गूगल स्कॉलर क्या कर रहा है, ये चारों वर्ड्स को ढूंढ रहा है अपने डेटाबेस में और इसके डेटाबेस में जहां जहां उसको थियरी वर्ड दिखा वो ये रिजल्ट में है, जहां जहां ऑफ दिखा वो ये रिजल्ट में है, जहां जहां प्लांट ये शब्द दिखा वो ये रिजल्ट में है और जहां जहां बिहेवियर दिखा वो वर्ड भी ये रिजल्ट में है। तो ऑफकोर्स मुझे ये आइसोलेटेड सर्चिंग नहीं चाहिए। आई एम सर्चिंग दिस एज ए कंप्लीट फ्रेज कि ये ऐसा का ऐसा ही जो आर्टिकल में आएगा बस वही आर्टिकल्स मुझे चाहिए, मुझे ये सेपरेट सर्चिंग नहीं करना है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा डबल कोट्स का। कीवर्ड को हम लोगों को डालना होगा डबल कोटेशन मार्क्स में। ये अगर हम कर देते हैं, मैं अभी कर रहा हूं, यहाँ पे मैं शुरू में डबल कोट इंसर्ट कर रहा हूं और आखिरी में मैं डबल कोट इंसर्ट कर रहा हूं। अभी हम सर्चिंग करके देखते हैं रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। आप देखेंगे नंबर ऑफ रिजल्ट सब्सटेंशियली रिड्यूस हुए हैं। वहां पे 46,80,000 था, 46,80,000 से हम सीधा पहुंच गए हैं 3,15,000 पे। दिस इज व्हाट दिस सिंपल यूसेज ऑफ कोटेशन मार्क कैन डू फॉर यू। कोटेशन डालने के बाद गूगल को हमने कमांड दे दिया है कि भाई ये सेपरेटली सर्च मत कर, सर्च इट एज ए कंप्लीट फ्रेज। दिस कंप्लीट फ्रेज सर्चिंग कमांड वी आर गिविंग आफ्टर इंसर्टिंग डबल कोटेशन मार्क्स विथ अवर कीवर्ड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज advanced searching option. Getting me? This is the first advanced searching option that you must leverage on. Then जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल कीवर्ड पे काम करोगे स्टिल 3,15,000 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है नंबर ऑफ रिजल्ट्स का। और इसको बाकी हमने कॉन्टेक्स्ट तो कुछ दिया ही नहीं है। मैं सिर्फ एक एक फ्रेज, मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट किया है और सिर्फ मेरे रिसर्च में मैं इतना तो नहीं कर रहा हूँ ना। I must be using some context, theory of plant behavior. In what context I am using? If suppose I am using it in the context of online shopping, then I must feed over here the context as well. तो इसके लिए हम लोगों को दूसरा एक कीवर्ड यहाँ इंसर्ट करना होगा so that
हम लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिले जिसमें ये वर्ड भी है और दूसरा वर्ड भी है, और इसके लिए हम लोगों को यूज करने होंगे बुलियन ऑपरेटर्स। और ज्यादातर 3 बुलियन ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एंड कमांड, और कमांड और नॉट कमांड। इनको हम बुलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। बुले नाम के एक व्यक्ति ने इसको इन्वेंट किया है, इसलिए इनको बुलियन ऑपरेटर्स कहा जाता है, जो फोकस सर्चिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैं एक एक करके आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर हम डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए और फोकस रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए एंड कमांड का यूज होता है। जैसे मेरा एक कीवर्ड तो थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर था, अभी मैं एंड कमांड यूज कर रहा हूँ, याद रखेंगे थोड़ा कैपिटल में ही आप टाइप करेंगे। और दूसरा कीवर्ड है मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, इसको भी डबल कोट में ही लेना है। ओके, ये मेरा दूसरा कीवर्ड है और इसके बीच में मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है। इससे क्या होगा, मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि जो पेपर में ये भी आया है कीवर्ड और ये भी कीवर्ड आया है, जिसको हम कहेंगे फोकस्ड सर्चिंग। और हम ऐसे ही पेपर्स ढूंढ रहे हैं ना, फोकस सर्चिंग। अभी देखते हैं हमारे रिजल्ट्स 3,15,000 थे, और एंड ऑपरेटर यूज करने के बाद हमारे रिजल्ट्स कितने रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस होंगे ये। लेट अस चेक। आप देखेंगे 3,50,000 से मैं सीधा आया हूँ 18,300 पे। और यहाँ पे आप देखेंगे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर भी है ये पेपर में, और ऑनलाइन शॉपिंग भी है। ऐसे ही तो पेपर्स में ढूंढ रहा हूँ ना लिटरेचर रिव्यू के लिए, कि जिसमें मेरे, और यहाँ मैं और एक कीवर्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे और एक कीवर्ड में एंड कमांड यूज कर रहा हूँ फिर से। और इफ सपोज मैं तीसरा मेरा कीवर्ड है परचेस इंटेंशन, ओके, या फिर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स का सर्वे कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, तो मैं स्टूडेंट इफ सपोज डाल के देखता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं। ये देखिए आधे हो गए फिर से 7,090। ओके, मैंने 3 अलग अलग कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो गूगल स्कॉलर बुलियन कमांड यूज करने के बाद मुझे उन पेपर्स तक लेके जा रहा है जो मेरे बहुत ज्यादा काम के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग भी है, एरिया ऑफ प्लांट बिहेवियर भी है, और दिस स्टडी रिक्रूटेड स्टूडेंट सब्जेक्ट। ऐसे ही तो पेपर में ढूंढ रहा था, ये ऐसी स्टडीज ऑनलाइन शॉपिंग को लेके जिसमें थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर यूज किया है और जो स्टूडेंट लेवल पे ही सर्वे किया गया है। ऐसे पेपर्स गूगल स्कॉलर ने मेरे सामने रखे हैं, आप देख रहे हैं, स्टूडेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये मेरे सबसे काम के पेपर्स है। ये हो गया एंड कमांड के बारे में। और भी आपको चाहिए होगा तो मेरा एक चौथा कीवर्ड है एंड परचेस इंटेंशन। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देखेंगे फिर से आधे हो गए, 7,000 थे अभी 3,300 पे आया हूँ मैं। गॉट इट। चेक करते हैं, परचेस इंटेंशन भी है टाइटल में ही, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर भी है, ऑनलाइन शॉपिंग भी है, और यहाँ कहीं एब्स्ट्रैक्ट में स्टूडेंट भी होना चाहिए, दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो चारों कीवर्ड्स जो मैं ढूंढ रहा था एक ही पेपर में, वो मेरे सामने है पेपर्स। और यहाँ से फिर आपको लग रहा है कि ये पेपर बहुत ज्यादा काम का है, तो ये जहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, ये सब पीडीएफ अवेलेबल है। यहाँ से आप ओपन करके, यही से मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, ओपन इन न्यू लिंक। ये पीडीएफ ओपन हो गई है, और यहाँ से मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर पा रहा हूँ। मैंने कोई लॉगिन वगैरह नहीं किया हुआ है, तो ये यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। और इसको पढ़ के फिर आप आपके थेसिस में या फिर रिसर्च पेपर में इसको साइट कर सकते हो। तो मैंने डाउनलोडिंग का भी फंक्शन आपको बता दिया। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं और कमांड की। एंड मैंने बता दिया, डिस्टिंक्ट कीवर्ड को एक साथ ढूंढने के लिए हम एंड कमांड यूज करते हैं, और कमांड हम सिनोनिमस सिनोनिमस कीवर्ड के सर्चिंग के लिए हम और कमांड यूज करते हैं। और कमांड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ये जो वर्ड है, इससे सिनोनिमस वर्ड है इंटरनेट शॉपिंग।
तो जब मैं पेपर्स ढूंढ रहा हूँ तो मुझे ऐसे भी पेपर चल जाते हैं कि जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग ये वर्ड यूज नहीं किया है ऑथर्स ने, उन्होंने इंटरनेट शॉपिंग बोला है उसको। तो ये सिनोनिमस ही, तो ऐसे पेपर्स भी मुझे चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के बाद और कमांड दे दूंगा और इंटरनेट शॉपिंग ये ऐड करके फिर से सर्चिंग करूंगा। पर जब हम और कमांड यूज करते हैं तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपके बढ़ जाते हैं। जब एंड कमांड यूज करते हैं तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग और इंटरनेट शॉपिंग, और इसको हम पैरेंथेसिस में जनरली प्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज गूगल विल गेट कंफ्यूज कि क्या ढूंढना है। देखते हैं 3300 रिजल्ट्स पहले थे, अभी कितने आ रहे हैं। अभी ये 14,000 हो गए। इंटरनेट जैसे ही मैंने ऐड कर दिया नंबर ऑफ रिजल्ट्स इंक्रीज होते हैं। उसके बाद अभी फिल्टर्स बता देता हूँ मैं, फिल्टरिंग कैसे करना है। इफ सपोज आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि पिछले 10 साल के ही पेपर्स आप एलआर में इंक्लूड करिए, तो आप ढूंढेंगे कैसे। इसमें अभी रिसर्च, ये जो हमारे पास डेटाबेस आया है पूरा, ये गूगल के डेटाबेस में जब से है 1970 से भी पेपर्स आ सकते हैं यहाँ पे। पिछले 50 साल 60 साल के पेपर्स होंगे इसमें, और हमको सिर्फ पिछले 10 साल के चाहिए। तो आप देखेंगे डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे है, आप टाइम का फिल्टर यहाँ से लगा सकते हो। ये डिफॉल्ट सेटिंग है एनी टाइम का, इसको हमको चेंज करना होगा कस्टम रेंज से। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे इफ सपोज पिछले 10 साल के ही पेपर्स चाहिए, 2011 से लेके 2021 तक इफ सपोज। अभी मैं सर्चिंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे नंबर ऑफ पेपर्स रिड्यूस हुए हैं और मुझे वही पेपर्स मिल रहे हैं जो पिछले 10 साल में पब्लिश हुए। आप देख रहे हैं 2014 का पेपर है, ये 2011 का है, ये 2011 का है, ये 2013 का पेपर है। तो आपको इस तरीके से आप लेटेस्ट पेपर्स अगर ढूंढना है तो ये टाइम फिल्टर यूज करके आप पेपर्स ढूंढ सकते हो। इसमें फिर बहुत ज़्यादा पेपर्स है, 11,800। तो आपने फिर कौन से पेपर्स यहाँ से डाउनलोड करने चाहिए, तो यहाँ पे साइटेशंस ज़्यादा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइटेशंस है। जहाँ साइटेशंस ज़्यादा है उनकी क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। तो ज़्यादा साइटेशन वाले पेपर्स आप इंक्लूड कर सकते हो आपके एलआर में, क्योंकि ये शायद हमारे फील्ड के बेहतरीन ऑथर्स हैं इसलिए इनको साइट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये बंदे को 627 साइटेशंस मिले हैं, तो ये पेपर हमारे शायद ज़्यादा काम का होगा। और ये ऑथर जो है ये शायद प्रीमियर इंस्टीट्यूट को बिलोंग कर रहे होंगे और ये सीनियर ऑथर्स भी होंगे हमारे फील्ड के। यहाँ पे देखेंगे आप सिर्फ 12 साइटेशन है, तो ये पेपर आप देखेंगे ये लेटेस्ट पब्लिश हुआ है, इसलिए भी शायद इसको कम साइटेशन है। पर आप एक बार ऑथर भी चेक कर लेंगे। उसके बाद इसमें और भी कुछ कमांड्स है एडवांस सर्चिंग के ऑप्शंस पर। फिलहाल टाइम कम है तो 12:10 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम लोग अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्चिंग बता देता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है अभी आपको? सर सर हम लोग जब सर्चिंग करते हैं ऐसे ही गूगल में डाल दिया ना टाइटल या सब्जेक्ट, तो भी पेपर्स आ जाते हैं बहुत सारे विदाउट हम्म। गोइंग गूगल पर्टिकुलर गूगल स्कॉलर और पर्टिकुलर एकेडमिक साइट। तो वो क्या सेम ही नहीं रहते? मैंने वो पेपर तो सेम ही रहते होंगे ना? हाँ, पेपर सेम ही रहते हैं, पर गूगल स्कॉलर जो है ये हमारी रिसर्च फ्रेटर्निटी के लिए ही बना हुआ है, और गूगल जो है वो एक आम आदमी के लिए बना हुआ है। तो हमने, क्योंकि ये हमको लिखना भी होता है कि हमने पेपर्स कहाँ से डाउनलोड किए हुए हैं, कौन से सर्च इंजन कौन से डेटाबेसेस हमने यूज किए हुए हैं पेपर्स को ढूंढने के लिए। तो आप गूगल अगर लिखेगी तो वो सही तरीका नहीं माना जाता है। पेपर भले ही वही हो जो गूगल स्कॉलर में है और गूगल में है, पर लिखते वक्त और करते वक्त गूगल स्कॉलर से ही करना कभी भी रिकमेंडेड है। ये आपको लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में लिखना होगा ना कि आपने कहाँ से सर्चिंग किए हुए पेपर। हाँ, वो लिखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर क्या यूज हुआ, कहाँ से सब ये किया। हाँ, उसमें एक 12 पॉइंटर्स आते हैं लिटरेचर रिव्यू का। जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना उसमें 12 पॉइंटर्स लिखने होते हैं, उसमें से एक पॉइंटर ये होता है कि आपने कहाँ से ये पेपर्स ढूंढे हैं। 12 पॉइंटर्स रहते हैं मैडम उसमें, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन है लिटरेचर रिव्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन।
अच्छा, वो ये क्या हम लोगों को मिल जाएगा क्या इसके इसमें कौन सर से पॉइंट्स है तो सो दैट हम लोग तो उसी यहाँ हिसाब पे से करेंगे। यहाँ पे जो डिस्कशंस है मैडम, जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अनुसार चलना अपेक्षित है। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में सिर्फ सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा इतना ही लिखा हुआ है। लिटरेचर रिव्यू चैप्टर लिखते कैसे वगैरह ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सोर्सेस जो है वो बता रहा हूँ, आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। हम लोगों को लगेगा सर कि हम ऑनेस्टली तो बता रहे कि यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से डाउनलोड किया, बट वो हाँ वैलिड नहीं रहेगा या वो उसको ऑप्टिमम नहीं समझा जाएगा, तो ये हमें पता नहीं रहेगा ना सर। हमने जो जो किया छोटे मन से बड़े मन से पता नहीं था या किसी इससे अभी तक हमें पता नहीं था पर्टिकुलर इसी में जाना चाहिए। तो उस केस में फिर हमारे तो कितने भी ऑनेस्टली लिखेंगे तो वो हमारा तो जो बोलेंगे इंटीग्रिटी वो डाउटफुल ही रहेगी। सर नहीं, आप एक्सक्यूज मी जैसे सर, आप अभी 12 पॉइंटर्स बोल रहे थे, प्लीज वो बताएंगे? तो मैडम मैम वो मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, मैंने शेयर ही नहीं किया क्योंकि मैं एक ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ अभी। यस और सर। अभी जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया करके दिखाया गूगल स्कॉलर, उसको लेके कुछ डाउट्स है क्या वो मैं पूछ रहा था। अभी जो लिखने वाला पार्ट है ना, लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर लिखते कैसे हैं, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, आधा पौन घंटा मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए, और वो हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है मैडम। यस तो सर। जो सिलेबस में दिया है उसके ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपकी सिलेबस के ऊपर ही आएगी। तो पार्टिसिपेंट्स मुझे में सिलेबस करना, यस सर, पार्टिसिपेंट मुझे सिलेबस बताना रहेगा कि सर वही चीजें अभी कवर कर रहे हैं जो अपने प्री पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस कंसिडर किया है आरटीएमएनयू का। आपको डिटेल में जो रिसर्च का अगर चाहिए तो आपको अलग अलग वर्कशॉप्स भी आप अटेंड कर सकते हैं, सर के होते हैं। तो मैं सर का नंबर आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये वाले सेशन में वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि फिर उसके तरफ बढ़ेंगे तो अपना जो एक्चुअल सिलेबस है वो रह जाएगा। एम आई राइट सर? हाँ मैडम। हाँ। तो और अभी आप सर सिर्फ उसी चीज़ों पे फोकस करेंगे जो अपने सिलेबस में दिया है। आपके जो भी एडिशनल डाउट्स है, हाउ टू राइट थीसिस से लेके एवरीथिंग, सो दैट यू कैन डिस्कस विद सर लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वर्कशॉप। फाइन? हेलो पार्टिसिपेंट्स, आर हाँ यू मैडम। ऑल देयर? यस यस मैम। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स अभी आएंगे सर के 9 लेक्चर से अपने पास, कल परसों वगैरह सर अपने साथ ही है, तो आपको अभी सारे आपके जो चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे खुलती जाएगी और आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, वो ये मैं श्योरली बताती हूँ। तो अभी आपके वो डाउट्स क्लियर तो हो जाएंगे आगे आगे जैसे आप रिसर्च में बढ़ेंगे, बट दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म जिस पे आप सभी चीज़ें आपकी क्लियर होगी ये 10 दिन में, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे और चीज़ों की तरफ बढ़ना होगा, डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी होगी। ये तो जस्ट बेसिक बोल सकते हैं, या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या तो अपना सिलेबस कवर करना है ये 10 दिन में। सो उतना पार्ट अभी सर कवर करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डिस्कस लेटर ऑल्सो। कैन सर के अभी मैं बाद में वैसे बताऊंगी सारी चीज़ें, सर के जो डिटेल में वर्कशॉप्स होते हैं वो प्लीज़ आप अटेंड करिए, उससे बहुत सारा आपका रिसर्च का नॉलेज बढ़ेगा, आपका एक्सपर्टाइज उसमें बढ़ जाएगा। तो वो मैं आपको धीरे धीरे आप लोग भी उसमें वेल वर्स्ड हो जाएंगे जैसे आप रिसर्च में आगे बढ़ते जाएंगे। बट आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज़ कंटिन्यू और वी कैन प्रोसीड फॉर ब्रेक हियर। हाँ, एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, अभी 12:15 यस हुए, 12:25 को कंटिन्यू करते हैं मैडम। यस सर, यस चालेल, ठीक है, थैंक यू सर। ओके मैडम। ओके। पार्टिसिपेंट मीटिंग लीव मत करिए, जस्ट टेक योर बायो ब्रेक एंड रिफ्रेशमेंट ब्रेक एंड कम बैक।